अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुल आंसर द मास्टर ट्रेनर। आज हमारा टीचिंग मेथड का 4th लेक्चर है। पिछले 3 लेक्चर्स में हमने जो टीचिंग मेथड डिस्कस किए उनमें लेक्चर मेथड है, डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड है, डिस्कशन मेथड है, ह्यूरिस्टिक मेथड है, प्रोजेक्ट मेथड है, एक्टिविटी मेथड, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड, ड्रिल मेथड और क्वेश्चन आंसर मेथड। आप में से जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक ये हमारे लेक्चर नहीं सुने, ऊपर कार्ड में हमने प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया है। आप उस प्लेलिस्ट में जाके ये तमाम लेक्चर सुन सकते हैं और अपने कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। आज हम इसके ही कुछ और टीचिंग मेथड्स को डिस्कस करेंगे, मगर इससे पहले कि लेक्चर का बाकायदा आगाज़ हो, मेरी अब तमाम दोस्तों से गुजारिश है जिन लोगों ने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लें ताकि आने वाली वीडियोस आपको फौरी तौर पर मिल सकें। और उसके साथ लेक्चर पसंद आने की सूरत में अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करें। तो स्टूडेंट्स चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। कम बैक। आज हम डिस्कस करने लगे हैं सिमुलेशन मेथड। The word simulation is derived from the word simulate, which means to reproduce certain condition by mean of model imitation। यानी एक ऐसी सूरत हाल जिसको हम कहते हैं किसी की नकल करना या कॉपी करना। इसको हम पढ़ाई करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं और ट्रेनिंग पर्पस के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। सिमुलेट से ये लफ्ज़ निकला है, यानी ऐसी सूरत हाल को पैदा करना जो रियल के करीब तरीन होती है। सिमुलेशन आर इंस्ट्रक्शनल सिनेरियो वेयर द लर्नर इज़ प्लेस्ड इन अ वर्ल्ड डिफाइंड बाय द टीचर। यानी एक ऐसी सूरत हाल होती है जिसको टीचर अपनी तख़य्युल के हिसाब से उसको बनाता है और सीखने वाला यानी स्टूडेंट उसमें परफॉर्म करता है। दे प्रेजेंट द रियलिटी विद इन विच स्टूडेंट्स इंटरेक्ट। द teacher controls the parameters of this word and uses it to achieve the desired instruction results। यानी gain experience without risk। यानी एक चैप्टर है या एक टॉपिक है, उसको समझाने के लिए टीचर ने अपनी एबिलिटी के मुताबिक और तख़य्युल के मुताबिक ज़िंदगी के हक़ाइक़ से करीब तरीन सारी सूरत हाल को क्रिएट करना है और स्टूडेंट ने टीचर के उस बनाए हुए तख़य्युल के मुताबिक, उस बनाई हुई दुनिया के मुताबिक अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करना है और उसके मुताबिक फिर कुछ रिज़ल्ट्स देने करने हैं। ऐसे रिज़ल्ट्स जो बगैर किसी रिस्क के हम हासिल करते हैं। इसके बाद है आर्टिफिशियल सिचुएशन, यानी इसी में सिमुलेशन इज़ एन आर्टिफिशियल सिचुएशन ऑफ द स्टूडेंट्स टीचर इन द क्लासरूम। यानी टीचर एक आर्टिफिशियल सिचुएशन पैदा करता है क्लासरूम में। इट इज़ टेलिंग द स्टूडेंट्स थ्रू आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट हाउ टू कोप विद वेरियस क्लासरूम सिचुएशन। इन अदर वर्ड्स, इट इज़ मीन टू क्रिएट आर्टिफिशियल सिचुएशन विच प्रोवाइड आर्टिफिशियल एक्सपीरियंस फॉर द पार्टिसिपेंट्स। फॉर एग्जाम्पल, टू सिमुलेट फाइटर यूजिंग अ मॉडल फाइट इन अ पिक्चर। यानी कि एक आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट पैदा किया जाता है और उस आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट में स्टूडेंट के सीखने के मौक़ मुहैया किए जाते हैं। इसकी एक छोटी सी मिसाल मैं इस तरह से दूँगी कि हमारे जब बचपन में बच्चे टॉयज़ लेकर खेलते हैं, घर बनाते हैं, घरौंदे बनाते हैं और खेलते हैं, उसी से लोग अपनी बच्चे और बच्चियाँ अपनी अपनी ज़िम्मेदारियों का एहसास करना शुरू कर देते हैं कि बड़े होकर इन्होंने ये काम करने हैं। इसी तरह टीचर अगर एक टॉपिक पढ़ा रहा है, उस टॉपिक को सोसाइटी के साथ रिलेट करने के लिए वो एक मसनूई माहौल पैदा करता है। उस मसनूई माहौल में स्टूडेंट को जिस तरह का एक्ट करना चाहिए वो उससे करवाया जाता है बिलफर्ज। कि टीचर प्रोड्यूस कर रहा है माहौल बाज़ार का, कि मार्केट है, मार्केट के अंदर आप मुख्तलिफ़ शॉप्स पे जाते हैं और किस तरह से लोगों के साथ डीलिंग करते हैं। जिस तरह के आजकल के कोविड-19 के सिलसिले में मास्क पहन कर जाना, तो बच्चों को क्लासरूम में सिखाया जाए। कुछ बच्चे शॉपकीपर के तौर पर खड़े हो जाते हैं और कुछ बच्चे ये
गाहक के तौर पर आते हैं और वो बच्चों को बताया जाता है कि आपने इस तरह मास्क पहन कर आना है, इस तरह सैनिटाइज़र यूज़ करना है और फिर दुकान के अंदर एंटर होना है। या इसके साथ और भी मॉरल वैल्यूज़ बच्चों को सिखाए जाते हैं कि अगर किसी की कोई चीज़ गिरी पड़ी मिल जाए तो उसको आपने अनाउंस करना है कि ये चीज़ हमें यहाँ से मिली है, बजाय इसके कि अपनी जेब में रखने के, ताकि उसके हकीकी मालिक तक वो चीज़ पहुँच जाए। यानी सोसाइटी के साथ इंटरलिंक करने के लिए छोटी छोटी मिसालों के लिए माहौल पूरा से बनाया जाता है, मसनूई माहौल, और उसमें स्टूडेंट ढल कर अपने करैक्टर को डेवलप करता है। इसके बाद ये हम देखते हैं एग्जाम्पल्स क्या हैं इसकी। गर्ल्स प्ले द रोल ऑफ मदर यूजिंग टॉय किचन सेट कॉपिंग देयर मदर। जैसा मैं पहले बता रही थी कि गर्ल्स खेल खेल में बच्चे छोटे छोटे किचन के जो इस्तेमाल होते हैं बर्तन वगैरह उनको यूज़ करते हैं और छोटे छोटे बर्तनों में खाना पकाने की प्रैक्टिस बच्चियाँ करती हैं और उसी खाने को वो अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं। अगर आपको याद हो तो बचपन में हम लोग खेलते थे कि शादी हो रही है गुड़िया की, तो बाकायदा बारात आ रही है और औरतें घरों में खाना बना रही हैं, फिर आने वाले मेहमानों के सामने सर्व किया जा रहा है। ये सब कुछ बच्चे सीखते हैं इस तरह छोटे छोटे खेल से। ये भी एक सूरत हाल होती है सिखाने के लिए। इसी तरह कॉलेज लेवल पे चले जाएं तो एनसीसी की ट्रेनिंग होती है, उसमें स्टूडेंट्स लड़कियां और लड़के दोनों वो वार की स्ट्रेटजीज़ उनको सीखते हैं कि अगर खुदा ना खास्ता कि इससे सूरत हाल पैदा हो जाए तो फ़ौजियों के साथ शाना बशाना ये लोग लड़ सकें और किस तरह से ज़ख्मियों को तिबी इमदाद दी जाती है ये सीखते हैं। और इसके साथ साथ जो सोसाइटी है उसका किस तरह से हौसला बुलंद रखना है ये लोग सीखते हैं। यानी कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक सूरत हाल पैदा करके असल ज़िंदगी के साथ बच्चों को सिखाया जाता है कि आपने ज़िंदगी में इस तरह के वाक़यात पेश आएँ तो उनमें किस तरह से रिएक्ट करना है। इसमें हम देखते हैं स्टेप्स इसके क्या कुछ हैं। सबसे पहले हम लोग क्लास में जब एक चीज़ कंडक्ट करवाने लगेंगे तो उसका इंट्रोडक्शन बच्चों को देंगे। उसके बाद जो प्रोसीजर है वो बताया जाएगा, प्लानिंग द स्टडी होगा कि प्लान किया जाएगा, डिफ़ाइन द सिस्टम होगा, बिल्डिंग द मॉडल होगा, कंडक्टिंग द एक्सपेरिमेंट यानी पूरा जो एक्सपेरिमेंट है उसको कंडक्ट करवाया जाएगा, फिर उसका तजिज़िया किया जाएगा और तजिज़िया करने के बाद उसकी बाकायदा रिपोर्ट तैयार की जाएगी कि बच्चों ने इस सारे प्रोसेस से क्या कुछ सीखा और उसको ज़िंदगी में किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद है सिमुलेशन इन टीचिंग, यानी टीचिंग पे ये कहाँ पे हमें मदद देती है। सिमुलेटेड टीचिंग इज़ यूज्ड to the classroom teaching practice with the objectives of the developing a specific skill of communication। यानी एक स्पेशल स्किल को सीखने के लिए इस टेक्निक को यूज़ किया जाता है। इट कैन बी यूज्ड फॉर प्री सर्विस टीचर्स टू मेक देम इफ़ेक्टिव। यानी प्री सर्विस ट्रेनिंग में टीचर्स को ये सिखाया जाता है कि आपने क्लासेस में जाके बच्चों को किस तरह से पढ़ाना है। आपको पता ही होगा कि आजकल प्री सर्विस ट्रेनिंग भी टीचर्स की चलती है, उसमें भी टीचर्स को यही पढ़ाया जाता है कि फ़र्ज़ कर लें कि आप एक क्लास में बैठे हुए हैं और आपके पास मुख्तलिफ़ IQ लेवल के बच्चे बैठे हुए हैं। उन मुख्तलिफ़ IQ लेवल्स के बच्चों को आपने किस तरह से डील करना है, ये बहुत बड़ा एक मेथड होता है और हम आने वाले लेक्चर में इंशाल्लाह इसको माइक्रो टीचिंग के थ्रू इसको डिस्कस भी करेंगे। इसके बाद हमारे पास टाइप्स कौन कौन सी है। लाइव सिमुलेशन है, इन्वॉल्विंग रियल पीपल है और ऑपरेटिंग रियल सिस्टम है। यानी इन तीनों किस्मों में आप देख लें, सबसे पहले लाइव यानी सूरत हाल का बाकायदा जायज़ा लिया जाए और उसके बाद रियल पीपल को इन्वॉल्व किया जाए और ऑपरेटिंग रियल सिस्टम और रियल सिस्टम के साथ बच्चों को ऑपरेट करके सिखाया जाए कि ज़िंदगी के हालात वाक़यात इस तरह से आते हैं और आपने उनका इस तरह से रिस्पॉन्स करना है और ये स्किल सीखनी है। उसके बाद है जी एडवांटेज क्या कुछ है हमारे पास। मोटिवेट एंड इन्वॉल्व स्टूडेंट टीचर्स, यानी इसमें स्टूडेंट और टीचर दोनों मोटिवेट होते हैं और दोनों की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी होती है। यानी टीचर एक माहौल क्रिएट करेगी तो स्टूडेंट उसमें एक्ट करेगा। अगर टीचर ही अब माहौल प्रॉपर तरीके से क्रिएट नहीं कर सकेगी तो स्टूडेंट उसमें प्रॉपर प्ले नहीं कर पाएगा। इसी तरह अगर स्टूडेंट डल होंगे, टीचर चाहे जितना मर्ज़ी अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट कर लें, मगर स्टूडेंट्स अगर उसको रिस्पॉन्स नहीं दे रहे तो फिर भी रिज़ल्ट ज़ीरो आएंगे। इंजॉयबल और हेल्पफुल मेथड है, यानी एक ऐसा तरीक़ाकार है जिसमें बच्चे खुशी से शामिल होते हैं, हक़ाइक़ से करीब तरीन है और ज़िंदगी के
ज़िंदगी को सीखने में मददगार है। वैल्यूएबल एलिमेंट इन द प्रैक्टिकल प्रोफेशनल वर्क, जो प्रोफेशनल वर्क है उसको सिखाने के लिए ये बहुत ज़्यादा इसकी अहमियत है कि पेशा वराना तरबियत इसी का एक हिस्सा है। क्रिएट लिंक बिटवीन थ्योरी एंड प्रैक्टिकल, यानी हम जो पढ़ते हैं और जो ज़िंदगी में प्रैक्टिकल आता है, इन दोनों के दरमियान ये एक लिंक पैदा कर देता है। सेल्फ मॉनिटरिंग सिस्टम, ये इसके ज़रिए सेल्फ मॉनिटरिंग सिस्टम भी इसका बहुत बड़ा हिस्सा है। वो इस तरह से इसका एडवांटेज मिल सकता है कि ज़ाहिर बात है क्लास में अगर 20 बच्चे इन्वॉल्व हैं तो 10 बच्चों को आप इन्वायरमेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए कह रहे हैं और 10 बच्चे उनको मॉनिटर कर रहे हैं, तो बच्चों को पता चल जाता है कि कहाँ पे हमारी कमी है, इसको हमने किस तरह से नेक्स्ट दूर करना है। यानी सेल्फ मोटिवेशन और सेल्फ मॉनिटरिंग इसका एक बहुत बड़ा पार्ट है, एडवांटेज है। इसके बाद इसके कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं, लिमिटेशंस हैं। इट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर ऑल सब्जेक्ट्स, सबसे बड़ा प्रॉब्लम कि तमाम सब्जेक्ट में ये चीज़ इस्तेमाल नहीं की जा सकती, इस मेथड को तमाम सब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। नॉट इजी फॉर चिल्ड्रन, यानी छोटे बच्चों के लिए तो ये बिल्कुल इजी नहीं, जिनको छोटी छोटी बात समझानी पड़ती है। ये जाके एलिमेंट्री लेवल पे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, जहाँ बच्चे थोड़े सेंसिबल हो जाते हैं कि इस काम को किस तरह से करना है। रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ प्रिपरेशन, इसमें बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन चाहिए टीचर को पूरा एक माहौल क्रिएट करने के लिए, तो इसलिए टीचर्स भी ज़रा इस पर कम तवज्जो देते हैं, कम फोकस करते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम देना मुश्किल हो जाता है। कॉस्टली मेथड है, एक इन्वायरमेंट क्रिएट करना है तो उसके लिए चीज़ें भी रिक्वायर्ड होती हैं, तो वो रिक्वायरमेंट पूरी ना होने की वजह से भी इस मेथड को आम तौर पर स्कूल लेवल पे यूज़ नहीं किया जाता। रिड्यूस द सीरियसनेस ऑफ लर्निंग, इसमें जो बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है कि बच्चे अपना लेवल कम कर देते हैं सीरियस होने का लर्निंग के सिलसिले में, बात हंसी मजाक में चली जाती है, जो आउटपुट चाहिए होता है टीचर को वो नहीं मिलता, और उसके साथ साथ बाज़ का तो हमारा सिलेबस भी इग्नोर हो जाता है कि सिलेबस पूरी तरह से क्लियर कवर नहीं हो पाता। उसके बाद है जी हमारे पास टीम टीचिंग मेथड। इंट्रोडक्शन है सबसे पहले। टीम टीचिंग इज़ अ कम्प्रीहेंसिव टर्म विद मैनी फेसेस। In most widely applied senses, it means giving 2 or more teachers a joint responsibility for the education of group of students larger than what is generally considered a normal size of class. यानी एक टीचर्स का ग्रुप बना दिया जाता है, 3 से 4 लोग, ज़्यादा 2 भी हो सकते हैं उसमें, और उन्होंने स्टूडेंट्स के ग्रुप को पढ़ाना होता है, और ये ग्रुप भी आम साइज़ में बड़ा होता है। यानी अगर आम तौर पर रूटीन में क्लास 20 से 25 बच्चों की है तो यहाँ पे उससे ज़्यादा हो जाएंगे, 35 से 40 हो जाएंगे, और 4 टीचर्स उस ग्रुप को पढ़ाने के ज़िम्मेदार होंगे। टीचर्स टुगेदर सेट गोल्स फॉर अ कोर्स, टीचर खुद ही कोर्स के लिए अपने गोल्स जो है वो सेट करते हैं, डिज़ाइन करते हैं सिलेबस को, और प्रिपेयर इंडिविजुअल लेसन प्लान, और हर टीचर अपना इनफरादी लेसन प्लान तैयार करता है, और टीचर स्टूडेंट्स एंड एवेल्यूएट द रिजल्ट्स, हर टीचर अब स्टूडेंट्स को पढ़ाता है और फिर अपने रिज़ल्ट को एवेल्यूएट करता है। इसके बाद हम देखने लगे हैं जी टीम टीचिंग में एग्जांपल क्या कुछ है। इट कैन बी अंडरस्टैंड बाय ऑब्जर्विंग नर्सेस, यानी कह रहे हैं कि सबसे जो एक एग्जांपल हो सकती है टीम टीचिंग की, वो आप नर्सेस को ऑब्जर्व कर लें कि वो नर्सेस का ग्रुप 3-4 लोगों का ग्रुप जो होता है वो एक पेशेंट की लुक आफ्टर करते हैं और उसको बचाने की कोशिश करते हैं। इन द सेम वे ग्रुप ऑफ टीचर्स डिलीवर लेसन टू स्टूडेंट्स एंड ट्राई दैम टू एजुकेट दैम अकॉर्डिंग देयर इंडिविजुअल एबिलिटीज़। इट डिपेंड्स ऑन टीम लीडर टू असाइन ड्यूटीज़ अकॉर्डिंग टीचर स्किल एंड एबिलिटी। जो सबसे बड़ा काम है कि उसमें टीम लीडर का, अगर 4 टीचर्स हैं तो वो चारों में से कोई ना कोई तो टीम को लीड करेगा कि आपने कौन सा काम करवाना है स्टूडेंट्स को। किसी ने होमवर्क चेक करना है, किसी ने बच्चों को एक्टिविटी करवानी है, किसी ने पढ़ाना है, किसी ने थ्योरी करवानी है। तो ये टीम लीडर पर डिपेंड करता है कि वो कौन से टीचर से कौन सा काम लेता है ताकि बेहतरीन रिजल्ट्स हासिल हो सकें। इसके बाद टाइप्स ऑफ टीचिंग मेथड, इसमें क्या कुछ हमारे पास टाइप्स हैं। इसमें स्टेशन टीचिंग है, पैरेलल टीचिंग है, और अल्टरनेटिव टीचिंग है। यानी एक ही टीचर पढ़ाएगा उसको, या उसका मतबादल कायम कर लेंगे, या एक टॉपिक एक टीचर पढ़ा रहा है, दूसरा टॉपिक दूसरा टीचर पढ़ा रहा है। इसके बाद है जी हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टीम टीचिंग, इसके क्या क्या खसूसियात हैं हमारे पास।
फ्लेक्सिबल मेथड, सबसे पहला है कि ये जो मेथड है इसमें लचक है। ज़ाहिर बात है 4 टीचर्स हैं तो 4 टीचर्स की अपनी अपनी एबिलिटी होगी, अपना अपना इंटरेस्ट होगा और स्टूडेंट्स पर इम्पोज नहीं किया जाएगा कि वो एक ही टीचर का एक ही मेथड के ज़रिए पढ़ें। उनको वैरायटी मिलेगी, 4-5 टीचर अगर उनको पढ़ा रहे हैं और वो 4-5 टीचर्स के मुख्तलिफ़ टॉपिक्स को इंजॉय करेंगे मुख्तलिफ़ मेथड के ज़रिए पढ़ाने के। अरेंज एक्टिविटीज़ देमसेल्व्स, और उन टीचर ने अपनी एक्टिविटीज़ को ख़ुद ही अरेंज करना होता है, इसलिए भी बच्चों को वैरायटी मिलती है और बच्चे इसमें पुरजोश अंदाज में हिस्सा लेते हैं। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, टीचर्स के इस ग्रुप को मजमूई तौर पर रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है कि इन 4-5 बच्चों को आपने पढ़ाना है और उसके रिज़ल्ट्स लेने हैं। टीचर एंड स्टूडेंट्स फुलफिल, यानी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो टीचर और स्टूडेंट दोनों की तरफ से पूरी होती हैं और समझते हैं कि हमने टारगेट को अचीव कर लिया है। कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट अमंग टीचर्स, इसमें थोड़ा सा कह लें कि इसकी बहुत बड़ी खसूसियत भी हो सकती है और इसको हम इसकी खामी के तौर पर भी ले सकते हैं कि स्टूडेंट टीचर्स में आपस में एक कंपटीशन की फ़िज़ा पैदा हो जाती है कि हर टीचर दूसरे से बेहतर परफॉर्म करने की कोशिश करता है कि ताकि स्टूडेंट्स के सामने उसका इमेज जो है वो बड़ा अच्छा साबित हो। इसमें एक दूसरे को टीचर्स मोटिवेट भी करते हैं, इनकरेज भी करते हैं, मगर बाज़ औक़ात सूरत हाल मनफी भी हो जाती है और टीचर्स एक दूसरे की लेग पुलिंग भी करना शुरू कर देते हैं अगर रिज़ल्ट मतवक्का ना आए और कोई एक बंदा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से इनकार कर देता है कि ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी या ये हमारा पार्ट नहीं था जिसकी वजह से कमी बेशी हुई है रिज़ल्ट्स में। इसी तरह हर टॉपिक है, हर टीचिंग मेथड जो उसके कुछ फ़ायदे होते हैं, कुछ नुकसानात होते हैं। इस तरह अब हम टीम टीचिंग के जो एडवांटेजेस हैं वो देखते हैं। बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ सोर्सेज, यानी जो हमारे पास सोर्सेज हैं, ज़राए हैं, उनका बड़ा बेहतरीन इस्तेमाल होता है। मुख्तलिफ़ टीचर्स जब ग्रुप को पढ़ाते हैं तो वो अपनी बेहतरीन सलाहियतों को सामने लेकर आते हैं एक दूसरे से अच्छा परफॉर्म करने के लिए। बेटर प्लानिंग होती है, 4-5 लोग जब मिलकर एक चीज़ पर गौर व खोज करते हैं और अपने अपने लेसन प्लान और अपने अपने एक्टिविटी प्लान को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं तो कहीं पे जो कमी निकलती है वो दूसरा जहन उसको दूर कर देता है। इफ़ेक्टिव यूज़ ऑफ टीचिंग टेक्निक्स, इसमें मुख्तलिफ़ टीचिंग टेक्निक्स को बड़े अच्छे तरीके से यूज़ किया जा सकता है। बेटर फॉलो अप वर्क, इसमें जो फॉलो अप वर्क है वो भी अच्छे तरीके से हो सकता है। इसको हम होमवर्क की शक्ल में भी ले सकते हैं कि टीचर्स जो फॉलो अप यानी होमवर्क दे रही हैं बच्चों को, बड़े अच्छे तरीके से बच्चे करते हैं कि हमारे चेक करने वाले हैं अच्छा तरीके से होगा, और इसके बाद इसको मोटिवेशन में भी हम ले सकते हैं। और इसमें ये भी हो सकता है कि टीचर, और जिस वक्त एक टीचर परफॉर्म कर रहा है दूसरे उसको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं तो उसकी जो कमी बेशी है वो एक दूसरे को बता सकते हैं। हर तरह से फॉलो अप बहुत अच्छा हो सकता है। बेटर मोटिवेशन मिलती है, एक टीचर की तरफ से देखकर दूसरे टीचर्स को भी मोटिवेशन मिलती है और स्टूडेंट्स में अपने इम्प्रेशन को अच्छा बनाने के लिए भी टीचर्स बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं। इसके बाद है जी डिसएडवांटेज हैं इस हमारे टीचिंग मेथड के। लैक ऑफ टाइम फॉर कोऑर्डिनेशन एंड प्लानिंग, सबसे जो बड़ा है कि इसमें टाइम कम होता है कोऑर्डिनेशन करने का और प्लान करने का। ज़ाहिर बात है टीचर्स ने वही 5-6 घंटे जो स्कूल टाइम है वो काम करना होता है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा टीचर्स को रोका जा सकता है तो आधा घंटा ज़्यादा रोका जा सकता है। उसमें एक दूसरे के साथ प्लान करना है कि नेक्स्ट काम हमने किस तरह से करना है, उसके लिए टाइम बहुत कम होता है और कोऑर्डिनेशन कम होती है, जिसकी वजह से लेसन जो है ना वो इतने अच्छे तरीके से तैयार नहीं हो पाते। टीचर्स में आपस में रिजिड हो जाते हैं, यानी सख्त हो जाते हैं, उनमें एक दूसरे की बात को बर्दाश्त करने का जज्बा कम हो जाता है। मैनेजमेंट अकॉर्डिंग टू सेम एबिलिटी, टफ मैनेजमेंट हो जाती है कि सेम एबिलिटी के टीचर्स को एक ही स्टूडेंट्स के ग्रुप के साथ इंगेज करने के लिए। अब हर टीचर का मेंटल लेवल अलग होता है, उनकी एबिलिटीज़ अलग होती हैं, तो मिलती जुलती एबिलिटीज़ के लोगों को एक ग्रुप बना दिया जाता है ताकि प्रॉब्लम्स कम क्रिएट हों। पर्सनैलिटी कॉन्फ्लिक्ट भी इसमें बहुत ज़्यादा शामिल हो जाता है कि टीचर कोशिश करते हैं कि स्टूडेंट्स हमारी तरफ अट्रैक्ट हों, और अगर इस तरह नहीं हो पाता तो डेफिनेटली फ़ज़ा को बहुत अच्छी नहीं रहती। इनकम्प्लीट सिलेबस, इस सूरत हाल में बाज़ औक़ात सिलेबस भी इनकम्प्लीट रह जाता है, बाज़ औक़ात सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाता। उसमें टाइम मैनेजमेंट की वजह होती है, टीचर्स का आपस में जो कोऑपरेशन है वो कम हो जाता है,
और जो ज़हनी इख्तलाफात और शख्सी इख्तलाफात हैं वो बहुत ज़्यादा उभर कर सामने आ जाते हैं, जिससे पढ़ाई नज़रअंदाज हो जाती है और दूसरे मसाइल शुरू हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर। इंशाल्लाह टीचिंग मेथड के अगले लेक्चर्स के साथ इंशाल्लाह जल्द हाज़िर होंगी। आपको लेक्चर पसंद आया हो तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट्स की सूरत में हमारी हौसला अफजाई ज़रूर कीजिए।